الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड जो है वो कवर किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन था। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के स्टूडेंट या एक आम जो टैक्सेशन का बंदा है उसको एक और पैराए में लेता है एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डेप्रिसिएशन को ज़रा डिफरेंट अंदाज में लेता है। इसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी चेंजेस हैं। यूँ समझें कि यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। आपने एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है और उस चार्ज डेप्रिसिएशन को बतौर एक्सपेंस अपनी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको जो रेट्स, मेथड्स और तरीक़ेकार है वो सेक्शन 22 के अंदर मेंशन्ड है और इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से ना तो डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं और ना ही रेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो हमें किस तरह गाइड करता है कि हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरे अल्फाज में जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं या डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उनके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करनी है और किस तरीके से चार्ज करनी है, उसके मेथड्स या अप्रोच क्या होगी। इसके अलावा भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास we will be in a position to understand how the depreciation charged in the eyes of Income Tax Ordinance 2001. Let's move towards our topic. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स होते क्या हैं, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नज़र में कौन कौन से हैं और क्या रेट्स होंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर। फिर इन द ईयर ऑफ परचेज और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या एसेट्स के साथ सलूक करना है। इसके बाद पार्शियल यूज़ ऑफ एसेट्स होगा, लाइक फॉर एग्जांपल के एसेट एक है, उसका कुछ इस्तेमाल बिजनेस के अंदर हो रहा है और कुछ इस्तेमाल बिजनेस के अलावा किसी और सोर्स ऑफ इनकम या किसी और यूज़ में हो रहा है, तो उसको हम किस हवाले से ट्रीट करेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगी। WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है और WDV एक आम जुबान में कैसे ली जाती है या कैसे अंडरस्टैंड की जाती है और इनकम टैक्स लॉ जो है WDV को किस अंदाज में ट्रीट करता है। इसके बाद हम देखेंगे गेन लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के हवाले से कुछ खास यहाँ पर बयान किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 22 के अंदर। और एसेट्स अगर आउटसाइड पाकिस्तान एक्सपोर्ट होते हैं तो उस हवाले से कानून क्या मौजूद है ये डिस्कस करेंगे। और आफ्टर डिस्कसिंग दीज आइटम सेक्शन 22 भी कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक और हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ वो भी इंशाअल्लाह ताला हम कवर कर चुके होंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स होते क्या हैं। सेक्शन 22 सब सेक्शन 15 के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट्स को एलेबोरेट किया गया है। कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, अब टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल, एक होती है मूवेबल।
एग्जाम्पल देंगे, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गई, ट्रांसपोर्ट वगैरह, आपके फिक्सचर्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। तो नेक्स्ट जो आपका आ गया वो क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज को निकाला गया है, वो दैट इज अदर देन अनइम्प्रूव्ड लैंड, यानी एक ऐसी लैंड जिसके ऊपर आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, यानी कि आपकी लैंड जो है that doesn't comes as a या that is not to be considered as a depreciable asset। ये आम फेम सी बात है कि लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है। फिर लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग के साथ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस आपके नीचे जाके अगर इसी स्लाइड के एंड पे जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्डिंग होती है, रोड्स होते हैं, ड्राइववे, कार पार्क, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट रनवे। अब ये एयरपोर्ट रनवे इसलिए यहाँ पर बयान किया गया है कि समटाइम्स आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है। अगर एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की बिल्डिंग में जो जहाज़ों का रनवे है वो भी एयरपोर्ट की बिल्डिंग में कंसिडर होगा। ऑल तो वो बिल्डिंग से बाहर होते हैं, ओपन प्लॉट में होते हैं, यूं कहें कि एक डेवलप्ड लैंड होती है, लेकिन उसको भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में लिया जाता है जो एयरपोर्ट के रनवे बनाने के ऊपर कॉस्ट आती है। इसी तरह आगे देखते जाएं आप, बिल्डिंग के अंदर आपके पावर लाइंस होती हैं, सीवरेज पाइप्स होते हैं, पानी के कनेक्शंस होते हैं जिनको हम प्लम्बिंग वर्क्स बोलते हैं, ड्रेनिंग होती है, ड्रेनेज के जो पाइप्स वगैरह होते हैं, लैंडस्केपिंग जो बाहर लॉन वगैरह हो जाते हैं, फिर छोटे मोटे डैम अगर बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। और अल्टीमेटली हमारी जो लाइन 3 है, यहाँ पर ये पॉइंट 3 है, उसमें ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि ये डेप्रिशिएबल एसेट्स कंसीडर होते हैं। अब ये 3 किस्म के एसेट्स हो गए, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल के ऊपर आपने जो है वो स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट को जो है, इन अदर वर्ड्स बिल्डिंग और ये जो चीजें डिस्कस की हैं लास्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड, इसको कंसीडर कर लेना है। लेकिन लैंड जो है उसको आपने डेप्रिशिएबल एसेट्स कंसीडर नहीं करना। अब ये जो तीनों टाइप्स ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स या एसेट्स हैं, इनकी फर्दर 3 कंडीशंस हैं। उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए आप, यानी उसमें से जो बेनिफिट ड्राइव करते हैं वो 1 साल से ज्यादा हो। फिर उसके अंदर एक और कंडीशन के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ उसकी जो यूज होगा जब, तो उसकी जो वीर एंड टीयर होगी और उसकी वैल्यू लूज होगी, ऑब्सोलीट होगा। इसी तरह एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा एसेट जिसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं या जिसका डेप्रिसिएशन चार्ज ले रहे हैं या जिसका डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट करने जा रहे हैं टोटल इनकम से इन ऑर्डर टू अराइव एट द फिगर ऑफ द टैक्सेबल इनकम, उस एसेट का इस्तेमाल बिजनेस के अंदर होना चाहिए जिसकी आप टैक्सेशन कर रहे हैं। ऐसा एसेट जो आप पर्सनल यूज में ला रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन को आप बिजनेस पर्पस के लिए चार्ज नहीं कर सकते, और ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना भी चाहिए। अब कौन से एसेट्स हैं जो कि डेप्रिशिएबल एसेट्स में शामिल नहीं होते? रेड लाइंस लिखी हुई हैं जी, डजंट इंक्लूड एनी डेप्रिशिएबल एसेट इन रिलेशन टू विच अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर एन अदर सेक्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। समटाइम्स क्या होता है कि आपका एसेट टोटली जो है उसके कॉस्ट को आप चार्ज ऑफ कर लेते हैं, 100% चार्ज ऑफ हो जाता है, आप उसका एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। टैक्स अगर अलाउ कर देता है कि आप एक एसेट को, उस एसेट की तमाम कॉस्ट को किसी और सेक्शन की डेफिनेशन में या उसको मद्देनजर रखते हुए जब आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, तो आप एक दफा एक एसेट जब एक्सपेंस्ड आउट हो चुका होता है तो नो यू आर नॉट अलाउड टू चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होंगे जी? एक चीज तो ज़हन नशीन कर लें, थर्ड शेड्यूल तो है, यह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के थर्ड शेड्यूल के अंदर ये रेट्स मेंशन है, लेकिन एक चीज ज़हन नशीन कर लें
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको डेप्रिसिएशन का जो मेथड अलाउ करता है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। अब आप में से जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस जानते हैं, अकाउंटिंग जानते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म है कि डेप्रिसिएशन के कई तरीके होते हैं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड होती है, WDV होती है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड होते हैं। इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं। वक्त के साथ साथ जो है उसमें नए नए नाम आ रहे हैं डेप्रिसिएशन के अंदर, लेकिन मोस्टली जो है जो मैंने आपसे शेयर कर लिए ये आम तौर पर यूज होते हैं। अब इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते जी कि मेरा एसेट जो है ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिशिएट होना चाहिए, या मेरा एसेट जो है जो बिजनेस में यूज हो रहा है इसका तो पैटर्न ऑफ यूज जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड है। वट एवर द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ योर एसेट इज, जिस अंदाज में भी वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है जी कि आपने एक ही तरीका इस्तेमाल करना है और दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने डेप्रिसिएशन को उन रेट्स के ऊपर चार्ज करना है या उन रेट्स के हिसाब से चार्ज करना है जो रेट्स अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं, लेटेस्ट रेट्स हैं। दैट इज कि बिल्डिंग किसी किस्म की होगी, पहले अभी डिसाइड कर चुके हैं, लैंड विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड लेकिन बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 मिलियन की लैंड है, ऊपर 5 मिलियन की बिल्डिंग है, तो आप 5 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे बिल्डिंग कॉस्ट के ऊपर, ना के 15 मिलियन के ऊपर। रेट क्या होगा? 10%। फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये जो चीजें हैं सारी सारी गाड़ियां वगैरह, शिप्स, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स वगैरह, इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 15%। कंप्यूटर इक्विपमेंट, हार्डवेयर, प्रिंटर, मॉनिटर और उसके साथ जो अलाइड आइटम्स होते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट होती है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट होता है जो कि आप आईटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, और एयरक्राफ्ट्स एंड इंजन्स वगैरह, जो एरो इंजन्स वगैरह हैं जहाज़ों के, इसके ऊपर 30% डेप्रिसिएशन का रेट है। ये लेटेस्ट क्लॉज है जी, अभी ऐड हुई है इस लेटेस्ट फाइनेंस बिल 2020 में, कि अगर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर कोई रैंप फॉर डिसेबल पर्सन्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनवाते हैं, मतलब एक आप बिल्डिंग्स में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं ना कि माजूरों के लिए एक स्लोप सी, एक रैंप सी बनी होती है जिससे व्हील चेयर के जरिए या वैसे ज़रा आसानी से जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो उसकी लिमिट रखी हुई है जी कि वो रैंप की कास्ट जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 100% आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन 100% डेप्रिशिएट कर सकते हैं। मिनरल ऑयल्स के लिए जी बिलो ग्राउंड जो इंस्टॉलेशन हैं उसकी 100%, और ऑफशोर प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन जो ऊपर होते हैं उसकी 20% डेप्रिसिएशन रेट है। डेप्रिसिएशन रेट्स नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना तो बेशक ले लें जी। नेक्स्ट मूव करेंगे जी हम, हमारा नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल में आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट परचेज किया है उसकी डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज, और जिस साल में डिस्पोज ऑफ हुआ है उस साल में क्या करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा सा पुराना नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन, वो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लें। 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 से ये अप्रोच चेंज हो चुकी है। पहले क्या था जी कि इन द ईयर ऑफ परचेज आपने फुल चार्ज लेना है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है, और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल जो है नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपने इन द ईयर ऑफ परचेज 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन रेट्स जो अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अगर आपने जिस वक्त परचेज की तो जिस साल में परचेज की, जिस टैक्स ईयर में परचेज की, उसमें आप 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और नेक्स्ट ईयर जो है उसको आप 10% ऑनवर्ड चार्ज करते रहेंगे। लेकिन जिस साल में डिस्पोज ऑफ होगी उस साल में भी आप 5% यानी कि 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करेंगे। मैंने ब्रैकेट्स में भी लिख दिया जी कि प्रीवियसली क्या होता था कि इन द ईयर ऑफ परचेज
फुल डेप्रिसिएशन होती थी। अगर बिल्डिंग थी तो उसका 10%, अगर कंप्यूटर्स थे तो उनकी 30%। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ये रेट्स चेंज हो चुके हैं और इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है कि आप द ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल आपने रेट को हाफ कर लेना है, डेप्रिसिएशन चार्ज को हाफ करना है। ऊपर आइटम 1 जो है या लाइन 1 WDV इंटू रेट, इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों को समझ आ रही होगी जी कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने रेट अप्लाई करना है। WDV क्या है? आम तौर पे आप WDV को ये समझते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है उसमें से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप रिड्यूस करते हैं, यानी कि जिस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर्स तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलेंगे, और वो फिगर आपकी कॉस्ट से लेस होती है तो रिजल्टिंग फिगर जो आती है वो WDV आती है। ये कॉमन अकाउंटिंग के स्टूडेंट का नॉलेज होता है। यहाँ पे इस नॉलेज को थोड़ा सा आपने रिफाइन करना है। उस रिफाइन नॉलेज को हासिल करने से पहले ज़रा ये देख लें कि पार्शियल यूज़ ऑफ एसेट्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। फिर नेक्स्ट हम WDV की ट्रीटमेंट को देखेंगे कि WDV इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 22 जो है वो क्या बला है। पार्शियल यूज़, जिस तरह मैंने आज की लेक्चर के स्टार्ट में आपसे शेयर किया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एसेट जो है वो पार्शली यूज़ हो रहा होता है बिजनेस में और पार्शली जो है उसका अदर यूज़ हो रहा होता है। अदर यूज़ कैन बी यूज इन अदर सोर्सेज ऑफ इनकम या हेड्स ऑफ इनकम। इट कैन बी यूज ऑफ द एसेट पार्शली फॉर सम पर्सनल यूज, यानी कि आप टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए यूज ही नहीं कर रहे। वट एवर द सिनेरियो इज, आप जिस बिजनेस की टैक्सेशन कर रहे हैं जिसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसका जो फेयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ यूज होगा वही आपने चार्ज ऑफ करना है एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और वही अलाउएबल डिडक्शन होगी। मैं दोबारा बयान करता हूं, फिर इसकी अंग्रेजी पढ़ लेंगे जी क्या हमारे सामने लिखा हुआ है, समझ लें। अगर आपका एक एसेट है, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि बिजनेस के अंदर एक गाड़ी यूज हो रही है, इस गाड़ी का 50% यूज जो है वो बिजनेस है, बिजनेस पर्पसेस हैं, और 50% जो है वो आपका पर्सनल यूज है। तो अब इसका जो 50% यूज फेयर प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो डेप्रिसिएशन का रेट एज पर इनकम टैक्स लॉ गाड़ियों के ऊपर है वो आप देख लें 15% रेट है। ये देख लें, ज़रा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सेकंड लाइन आइटम फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, इसके नीचे लिखा हुआ है मोटर व्हीकल्स आर टाइप्स। तो अब 15% की बजाय आप उसका डेप्रिसिएशन चार्ज लेंगे 15% और उसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि फेयर प्रोपोर्शनेट कितना बना, 50% यूज़ है बिजनेस में तो 50%। जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वट एवर दैट इज, उसका हाफ आप बिजनेस को चार्ज करेंगे, हाफ आपका जो है वो पर्सनल यूज में है तो उसको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। अब इसको पढ़ लेते हैं जी। वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन अ टैक्स ईयर पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स एंड पार्टली फॉर अनदर यूज। यहाँ पर हमने क्या कहा जी, एक गाड़ी है, पार्टली यूज हो रही है बिजनेस के लिए और पार्शियली यूज हो रही है पर्सनली। The deduction allowed under this section for that year shall be restricted to a fair proportionate part of the item या amount that would be allowed if the asset was wholly used to drive the income for business chargeable to tax। अब assume करना है हमने सबसे पहले कि वो asset जो है वो that is purely and wholly totally being used for business purposes। मसलन आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आपने सबसे पहले अज्यूम करना है कि यार ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, पर्सनल यूज नहीं हो रही। तो बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 15%। 10 लाख का 15% लेंगे तो 1.5 लाख रुपए। अब 1,50,000 आपने अज्यूम कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई। अब इस 1,50,000 का फेयर प्रोपोर्शनेट शेयर जो है उसको डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है, रिमेनिंग को आपने यूं समझे कि छोड़ देना है, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि उसका पर्सनल यूज़ हो रहा है।
अब 1,50,000 का हाफ क्या हो जाएगा 75,000। तो आपकी अलाउएबल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 75,000। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, WDV शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट इज सोली यूज्ड टू ड्राइव द इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब एक और चीज है कि आपने जब एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इसी 15% की एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें जो गाड़ी की थी, तो आपने डेप्रिसिएशन रेट 15% चार्ज किस पे करना है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द टाइम बीइंग, यही समझें एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट जो समझता है। आल्दो इसके अंदर इस WDV के अंदर आगे चेंज आएगी। आपने करना क्या है, आपने 10 लाख रुपए कास्ट से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 1.5 लाख रुपए करनी है, ना कि 75,000 रुपए करनी है, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन तो 75,000 रुपए चार्ज हुई थी प्रीवियस ईयर में। अगले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप 10 लाख और 1 मिलियन माइनस 1,50,000 करेंगे और 8,50,000 रुपए के ऊपर 15% का रेट अप्लाई करेंगे, ना कि 10 लाख माइनस 75,000 और उसमें 9,25,000 रुपए के ऊपर 15% चार्ज करेंगे। क्यों कि अगर आप 8,50,000 रुपए पे चार्ज करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन रेट चार्ज कम होगा, लेकिन 9,25,000 पे करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझें तो आपको ये बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। आपने अज्यूम यही करना है कि एसेट इज बीइंग यूज्ड फुली फॉर बिजनेस पर्पसेस। जब ये अज्यूम करके आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज कर लेनी है, फिर उसका फेयर प्रोपोर्शनेट शेयर या प्रोपोर्शनल शेयर जो है उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। अज्यूम करना है कि एसेट इज बीइंग यूज्ड टोटली और होली फॉर बिजनेस पर्पसेस, लेकिन अज्यूम सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए करना है, एक्सपेंस आपने फेयर प्रोपोर्शनल ही करना है। इसको रिलैक्स होकर समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को रिवाइंड कर लें अगर समझ नहीं आई, इंशाल्लाह ताला इट विल बी क्लियर टू यू गाइस। चलते हैं जी आगे। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स प्लेस्ड इनटू सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम आर द टैक्स ईयर इन विच द कमर्शियल प्रोडक्शन इज स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस इज 25%। ये क्या बला आ गई जी। इनिशियल अलाउंस बेसिकली एक एडिशनल एडवांटेज है, या यूं कहें कि कुछ एलिजिबल एसेट्स हैं, उन एलिजिबल एसेट्स को इजाजत है कि अगर दोज एसेट्स आर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एसेट्स लाइफ इन पाकिस्तान, अगर एसेट प्रीवियसली यूज हो रहे हैं तो नहीं। एलिजिबल एसेट्स को जरा इसके आइटम 2 पढ़ें तो वहां पर क्या है जी, प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान इन रिलेशन टू विच अ डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर अनदर सेक्शन फॉर द एंटायर कॉस्ट। एंटायर कॉस्ट का पहले भी जिक्र हुआ। तो अगर एक ऐसा एसेट जो कि प्रीवियसली यूज हुआ हो या जिसके ऊपर ऑलरेडी डिडक्शन किसी और सेक्शन के तहत दे दी गई हो, या वो टोटली जो है वो एसेट चार्ज ऑफ हो चुका हो, वो नहीं, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा एसेट जो कि पहली दफा अपने एसेट बतौर एसेट अपनी लाइफ में पहली दफा, यानी कि दूसरे अल्फाज में ब्रांड न्यू एसेट्स जो है वो भी प्लांट एंड मशीनरी, पहले इसमें बाकी एसेट भी शामिल थे, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट जो है उसके मुताबिक जो है प्लांट एंड मशीनरी ही सिर्फ एलिजिबल एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो जब आप पहली दफा नई इंस्टॉल करेंगे और पाकिस्तान के अंदर उसे पहला यूज होगा उसका, तो उसके ऊपर आप फर्स्ट ईयर अलाउंस 25% के हिसाब से देंगे। ये फर्स्ट ईयर अलाउंस, सॉरी इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस एक अलग चीज है, फर्स्ट ईयर अलाउंस आगे नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे, दैट इज सेपरेट। तो इनिशियल अलाउंस 25% आप देंगे, और ये इनिशियल अलाउंस इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन होता है, इसीलिए ये WDV को भी इफेक्ट करता है। आगे जाके WDV को हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट वी शुड नो कि व्हाट इज इनिशियल अलाउंस। क्या हमने समझा? इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अलाउड है, इसके अलावा किसी और एसेट्स के ऊपर अलाउड नहीं है। प्रीवियसली अलाउड था, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक जो लेटेस्ट लॉज हैं उनके मुताबिक ये किसी और एसेट के ऊपर अलाउड नहीं है।
और प्लांट एंड मशीनरी भी एक ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूज़ हो रहा हो। अगर इम्पोर्टेड भी है, मतलब अब ब्रांड न्यू नहीं है तो इम्पोर्टेड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा हो, पाकिस्तान के लिए ब्रांड न्यू हो, उसके ऊपर ये व्हीकल नहीं हो सकती। आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि अगर आपने एक गाड़ी इंपोर्ट की तो वो आमतौर पे लोग इंपोर्ट करते हैं और बिजनेस के अंदर यूज़ हो रही है तो उसको हमने क्या इनिशियल अलाउंस देना है, तो नहीं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में व्हीकल्स नहीं आती। व्हीकल इज समथिंग एल्स एंड प्लांट एंड मशीनरी इज समथिंग एल्स। प्लांट एंड मशीनरी में आप प्रिंटिंग प्रेस की एग्जांपल दे सकते हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया और नया लगाया, पहली दफा लगाया। ऑल दो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पाकिस्तान से पहले आप कहीं पे अब्रॉड में यूज करते थे या यूज्ड प्रिंटिंग प्रेस लेके आ गए, लेकिन पाकिस्तान में दैट इज पुट इनटू सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके ऊपर आपने 25% इनिशियल अलाउंस देना है इन एडिशन टू द रूटीन डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगी उसके अलावा होगी। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर इनिशियल अलाउंस क्या होता है। अब इनिशियल अलाउंस को दिमाग में रखते हुए जाते हैं जी WDV को समझने की कोशिश करते हैं। WDV को समझने के लिए एसेट को आपने करना क्या जी, ये समझना है जी कि एसेट दो किस्म के होते हैं। एक ऐसा एसेट जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, या यूं समझें कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो फर्स्ट टाइम चार्ज होनी है। इसको ईयर ऑफ एक्विजिशन भी बोल सकते हैं जी, जिस साल में वो एसेट एक्वायर हुआ। और इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि नया एसेट जब आया, तो जिस साल में पहली दफा एसेट जो है वो आया आपके बिजनेस के अंदर, तो हमने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि उसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्लियर। फिर अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपने उसका जो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना है, अब एक प्लांट एंड मशीनरी होगी, तो अगर वो प्लांट एंड मशीनरी होगी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के अलावा और कोई जो है डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस किसी और के ऊपर अलाउड नहीं है, तो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। प्लांट है आपका 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन में प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख रुपए में से आप लेस करेंगे 25% इनिशियल अलाउंस, जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब 10 लाख का 25% कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए। रिमेनिंग फिगर बनेगी आपकी 7,50,000 रुपए। इन अदर वर्ड्स, अगर प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट टाइम प्लेस्ड इन यूज इन पाकिस्तान यूज हुई, तो उसके ऊपर पहले साल की डेप्रिसिएशन 10 लाख का 15% नहीं होगा, बल्कि 7,50,000 रुपए का 15% होगा, क्योंकि आपको 2.5 लाख रुपए का एक इनिशियल अलाउंस मिलेगा 25% के हिसाब से। तो अब 7,50,000 रुपए के ऊपर आप लेस करेंगे, 15% चार्ज करेंगे, जो फिगर आएगी दैट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। अब आगे चलते हैं जी, अगले सालों में क्या करना है। अगले सालों में वो इनिशियल अलाउंस जो आपका होगा 2.5 लाख रुपए, अगर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, वो इनिशियल अलाउंस प्लस जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, वो दोनों कॉस्ट में से लेस कर देंगे, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फिगर आएगी दैट विल बी WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू। और उस रिटर्न डाउन वैल्यू पे आपने रेट चार्ज करना है या रेट अप्लाई करना है, जो कि अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो 15% होगा। बिल्डिंग के अंदर इनिशियल अलाउंस नहीं होता तो वहां पे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। व्हीकल्स के ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं होता करंटली जो लॉ मौजूद है, तो व्हीकल्स का कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। क्लियर। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, एक ही पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इनिशियल अलाउंस की इजाजत है। बिल्डिंग और व्हीकल्स और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी जो एसेट्स होंगे, डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे, उनके ऊपर मौजूदा कानून के तहत टैक्स ईयर 2020 1 जुलाई 2020 से बाद कोई भी इनिशियल अलाउंस नहीं है, मास वाई प्लांट एंड मशीनरी, और उसमें भी 2 कंडीशंस हैं जो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों से। अब एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस करना जरूरी है जी, रिटर्न डाउन वैल्यू के हवाले से। समटाइम्स होता क्या है कि हम लोगों को कुछ ऐसे बिजनेसेस नजर आते हैं या कुछ ऐसे बिजनेस हमारे एक्सपीरियंस में आते हैं जिनके ऊपर एक खास पीरियड के लिए एग्जम्पशन
होती है टैक्सेशन की। मसलन कह देते हैं जी कि आपका फलां जो टैक्स बिजनेस है उसके ऊपर 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल, 15 साल, जो भी टैक्स लॉ टैक्स अथॉरिटीज डिसाइड कर लेती हैं, इसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज नहीं करना या ये एग्जेम्प्ट है। अब एसेट तो यूज हो गया, पीरियड एग्जेम्पशन का आ गया। अब WDV कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी पहले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर मैंने एक एग्जांपल भी आपसे शेयर की है। When asset is used in a tax year for which income is exempt, depreciation is to be charged to have been depreciation is to be treated to have been allowed in such period for the purposes of computation of WDV। आपने अज्यूम करना है कि जब आपका वो एग्जेम्पशन पीरियड ओवर हो जाएगा ना, तो अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आपने ये अज्यूम करना है कि जो आपका एग्जेम्पशन पीरियड था उस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और वो चार्ज उतने पीरियड की, एग्जेम्पशन पीरियड की डेप्रिसिएशन को आपने प्रैक्टिकली चार्ज नहीं करना, लेकिन नोशनल फिगर ले लेनी है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, और अगर चार्ज करते हैं तो आज WDV क्या होगी। तो जो WDV आफ्टर द पीरियड ऑफ एग्जेम्पशन पीरियड होगी उसके ऊपर आपने रेट अप्लाई करना है। एक मैं मिसाल देने की कोशिश करता हूं, जो एक एसेट है जिसकी प्राइस जो है या कॉस्ट है 1 मिलियन रुपीस, हमने 2015 में उसको एक्वायर किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो 10% जो है वो चार्ज होनी है। 10% डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होती है जी? वैसे हमने रेट्स पढ़ लिए, रेट कार्ड आपसे शेयर हो चुका है, जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। 10% का रेट बिल्डिंग्स के ऊपर होता है। तो आप ये 10% का रेट अगर हम रिवर्स अंडरस्टैंडिंग को अपने को लेके जाएं तो यूं समझें कि दिस 1 मिलियन रुपीस कॉस्ट इज अ सम बिल्डिंग। अब अज्यूम करें कि 2015 में एक्वायर हुआ और टैक्स अथॉरिटीज ने कहा जी कि अगर आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके पहले 5 साल आपको टैक्स नहीं देना, आपकी आमदनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अज्यूम किया हम लोगों ने। अब 2015 का साल, 16, 17, 18, 19, ये 5 साल तक आपका एग्जेम्पशन पीरियड है। और हमने अब करना क्या है, हमने अज्यूम करना है जी 2020 के अंदर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। एसेट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 मिलियन। 2020 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आज तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, उसका बेनिफिट नहीं लिया। टैक्स डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, जो भी बात होगी ये टैक्स डेप्रिसिएशन की बात होगी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स। ठीक, तो आपने चूंकि रिटर्न ही नहीं फाइल की या निर रिटर्न फाइल की, आप एग्जेम्प्ट थे 5 साल के लिए, तो आपने ये एक्सपेंस चार्ज नहीं किया। तो फार्मूला तो इसी स्लाइड के अंदर दिया हुआ है जी कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? कॉस्ट लेस इनिशियल अलाउंस, अगर पहला साल होगा। तो अगर वो फ्यूचर ईयर्स होंगे तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस अगर कोई इनिशियल अलाउंस है। बिल्डिंग के अंदर इनिशियल अलाउंस तो नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। तो अब इसकी एज के हिसाब से तो 6ठा साल बनता है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमने फॉर द फर्स्ट टाइम चार्ज करनी है, तो क्या 1 मिलियन पे चार्ज होनी चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर टैक्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने आज तक टैक्स में इसका बेनिफिट नहीं लिया। तो जवाब है नहीं। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो वाली फिगर लेनी है जो कि अज्यूम करते हुए कि अगर ये एग्जेम्पशन पीरियड ना होता तो हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10% के हिसाब से पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 90,000, फिर 81,000, 72,900 और 65,610। ये 5 साल इस तरह डेप्रिसिएशन अज्यूम करनी है कि चार्ज होती। फिर इस डेप्रिसिएशन को जो एक्यूमुलेट हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसको हम लेस करेंगे 1 मिलियन से, तो रिजल्टिंग फिगर जो आएगी 5,90,490 रुपए, उसके ऊपर 10% 59,049 रुपीज। तो 50 ईयर्स में आप 1 मिलियन का 10% नहीं लेंगे, यानी कि आप 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि 50 ईयर्स में अगर ये ऐसा सिनेरियो होता है कि एग्जेम्पशन पीरियड है तो 6th ईयर रादर 6ठे साल में आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 59,049 रुपीज होगी।
अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक लम्हे के लिए स्लाइड को पॉज करें, अंडरस्टैंड करें क्या कॉन्सेप्ट है, और इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल भी दे दी, थ्योरी भी दे दी, कॉन्सेप्ट भी दे दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। WDV क्लियर है जी। अब आ जाता है जी हमारे पास अगर गेन या लॉस हो जाता है जब एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो। अब गेन ऑन लॉसेज ऑन डिस्पोजल इज वेरी मच क्लियर कि होता क्या है। कंसिडरेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन WDV, तो हम कहते हैं जी कि गेन हो गया। कंसिडरेशन इज लेस देन WDV, तो हम कहेंगे जी लॉस हो गया। मसलन रिटर्न डाउन वैल्यू, आपकी बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो 1 लाख रुपए है और आप 1.5 लाख रुपए का बेचते हैं, तो 50,000 क्या है, 50,000 गेन है। और अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख रुपए है और 50,000 का बेचते हैं, तो 50,000 क्या है, लॉस है। अब अगर गेन होगा तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करेंगे बतौर इनकम, उसमें ऐड हो जाएगा, लिखेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट या नॉन करंट एसेट, जो भी आप नाम दे दें। क्योंकि टैक्सेशन की बात हो रही है, टैक्सेशन में यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट का वर्ड यूज हुआ है, तो मेरी सजेशन है कि गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट का वर्ड ही यूज करें। एनीहाउ अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को एज ए डिडक्शन ट्रीट करना है, जिस तरह एक डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हैं, यानी कि आपके उस साल की जो भी इनकम होगी उसमें से इस लॉस को लेस कर देंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाएगी। अब अगर ये गेन या लॉस उस सिचुएशन में होता है कि एसेट जो है वो पार्शियली यूज हो रहा है फॉर बिजनेस पर्पसेस एंड पार्शियली यूज हो रहा है फॉर अदर पर्पसेस। अब पार्शियली बिजनेस एंड पार्शियली अदर पर्पसेस की हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया हुआ है कि ये क्या बला है। अब होना क्या है, अगर आपका एसेट ऐसा है जो कि पार्शियली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और पार्शियली अदर देन बिजनेस यूज हो रहा है, तो आपने WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इस तरह ट्रीट करनी है कि जैसे ये 100% आपके बिजनेस में यूज हो रहा था। फिर ये एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनती है जी कि अगर आप ये हरकत नहीं करते, आप उसको ऐड अप नहीं करते, जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं कि आप पार्शियली जो पर्सनल यूज में था आपकी, अगर गाड़ी की एग्जांपल लें, उसकी जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो चार्ज नहीं करते, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो गेन या लॉस है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गेन या लॉस का लिंक है कंसिडरेशन रिसीव्ड और WDV के साथ, और जब WDV गलत होगी तो आपका गेन या लॉस जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। अंग्रेजी इसकी तेजी से आप खुद पढ़ लें जी, गाड़ी इसको पॉज करके वीडियो को मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जी। अगर एक एसेट है जिसका 50% यूज बिजनेस है और 50% अदर देन बिजनेस है और उसकी कॉस्ट है 1 मिलियन रुपीज, टैक्स के कानून के तहत आज तक जो उसकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है वो है 4 लाख रुपए। अगर अब कॉस्ट उसकी 1 मिलियन है और टैक्स की 50% डेप्रिसिएशन 4 लाख यूज हो चुकी है, तो हम WDV यहां पर क्या करेंगे, 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स 6 लाख। नो, ऐसा नहीं होगा। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो होगी आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 मिलियन माइनस 4 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस दूसरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि आपको अलाउ नहीं थी 50% यूज ऑफ अदर एसेट, तो 8 लाख रुपए जो है ये आप लेस करेंगे 1 मिलियन से, तो आपकी WDV यहां पर 2 लाख रुपए आएगी। तो 8 लाख इसलिए करेंगे कि अगर आप 4 लाख करते हैं तो आपके पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल 6 लाख। अब 6 लाख रुपए को जब आप कंसिडरेशन रिसीव पे लेस करेंगे, मसलन एसेट जो है वो आपने 5 लाख रुपए का बेचा, तो जब 5 लाख रुपए का अगर बेचते हैं और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और WDV जो है वो 6 लाख रुपए लेस करते हैं, तो आपका तो 5 लाख माइनस 6 लाख 1 लाख रुपए का लॉस हो गया।
हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस एसेट का 50% यूज़ आपने किया है, 4 लाख रुपए का यूज़ आपने किया है, 4 लाख रुपए का यूज़ पर्सनल में हुआ है, तो एसेट तो 8 लाख रुपए तक का यूज़ हो चुका है। आपने जो उसकी जो इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन है वो 8 लाख रुपए तक की है। तो अब आप 8 लाख रुपए इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन या WDV उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको लेस करेंगे कॉस्ट से, तो आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए लेस करेंगे, कंसिडरेशन 5 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू 2 लाख, तो आपके पास जो गेन आएगा वो 3 लाख आएगा, ना कि लॉस आएगा 1 लाख रुपए। आई होप इट्स अगेन क्वाइट क्लियर। आज की स्लाइड्स में मैं एग्जांपल देने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं और एग्जांपल से इंशाल्लाह ताला आपको ये क्लियर हो जाएगा। गेन होगा बिजनेस इनकम, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी, लॉस होगा टैक्सेबल इनकम से लेस हो जाएगी। अगर पार्शियल यूज है तो उसको आपने ट्रीट करना है जी कि वो पार्शियल यूज नहीं थी, और जो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हुई है आपकी प्रीवियसली बिकॉज ऑफ पार्शियल यूज यानी अदर यूज, उसको आप ऐड अप कर लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, तो आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू आपके पास आ गई तो उसको ऊपर डेफिनेटली आप जो है आसानी से गेन या लॉस कंप्यूट कर सकते हैं, और गेन एंड लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपसे शेयर कर लिया है। नेक्स्ट जी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के हवाले से, ऐसी व्हीकल्स जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैं, यानी कि जिसकी आप यूं कहें कि बिजनेस के अंदर पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज होती हैं, लेकिन ऐसे व्हीकल्स नहीं विच आर नॉट बीइंग प्लाइंग फॉर हायर, यानी कि आप उसको किराए के ऊपर कोई बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं करते। अब यूं कहें जी कि ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बिजनेस के अंदर यूज क्या हो सकता है? स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप हो सकती है। तो स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप के लिए अगर आपने कोई वैन खरीदी है से फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर एक बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है सेक्शन 22 सब सेक्शन 10 ने। वो ये है जी कि भले आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी भी होगी, आप 2 करोड़ रुपए की वो व्हीकल खरीदें, टैक्स लॉ ये कहता है जी कि आपने उसको ट्रीट करना है कि दैट इज फॉर 2.5 मिलियन, उससे ज्यादा उसकी कॉस्ट ट्रीट नहीं करनी फॉर द पर्पसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली अगर आपने वो 50 लाख की खरीदी है, 1 करोड़ की खरीदी है, जितने की भी खरीदी है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर शो होगा वो एसेट, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है। लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए आप उसकी कॉस्ट जो ट्रीट करेंगे दैट विल बी नॉट मोर देन 2.5 मिलियन। अब डिस्पोजल होती है अगर, तो फिर क्या होगा? अब एक तो चीज यह है कि 25 लाख रुपए उसकी अगर कॉस्ट ट्रीट करते हैं तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी 15% के हिसाब से 25 लाख के ऊपर होगी। अगर एसेट आपने एक परचेज किया, एक वैन खरीदी मसलन 30 लाख रुपए की, तो आप 30 लाख का 15% चार्ज नहीं करेंगे अगर रूटीन में हो रहा है, डिस्पोज ऑफ अभी नहीं हो रहा। अगर आपने रूटीन में एक वैन खरीदी 30 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हीकल्स के ऊपर है, अगर आप रिकॉल करें तो दैट इज 15%। तो 30 लाख का 15% आप चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर हम यूं कहें। तो डेप्रिसिएशन तो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर होनी है। रिटर्न डाउन वैल्यू इन द ईयर ऑफ परचेज जो है वो सेम होगी जो आपकी कॉस्ट होगी। तो उस 25 लाख के 30 लाख के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, क्योंकि टैक्स लॉ के मुताबिक उसकी कॉस्ट 30 लाख नहीं है, 25 लाख है। वो 40 लाख की खरीदी है फिर भी 25 लाख है, 50 लाख की खरीदी है फिर भी 25 लाख है, क्योंकि इसकी सीलिंग हो गई है, एक तरह से लिमिट, अपर लिमिट जो है डिफाइन होगी। हाँ, अगर व्हीकल परचेज हो रही है 20 लाख की तो फिर 25 लाख नहीं होगी, फिर 20 लाख होगी। क्लियर? अब यहां से आगे चलते हैं जी। यही एसेट जो है इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसके लिए आपने जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है उसको प्रोरेट करना है इस फार्मूला के तहत जो आपके सामने मेंशन्ड है, A मल्टीप्लाइड बाई B ओवर C। A क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, जो आपने रिसीव की, जितने का बेचा एसेट। B क्या है जी? जो आपने कॉस्ट ट्रीट की, ऊपर क्या था? 25 लाख। दैट कैन बी 20 लाख, दैट कैन बी 25 लाख, बट दैट कैन नॉट बी
30 लाख, 26 लाख, 25 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 20 लाख है तो 20 ही होगी, अगर एक्चुअल जो है वो 20 से 30 है तो फिर 30 नहीं होगी, फिर 25 होगी। तो जो भी ट्रीट की है एज पर फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ द दिस स्लाइड्स, वो कॉस्ट हो जाएगी बी, और सी होगी एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि वो 30 थी, 40 थी, जितनी भी थी। अब इस हिसाब से आप एग्जाम्पल देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एक वैन को 20 लाख रुपए में बेचते हैं और उसकी कॉस्ट जो आपने ट्रीट की वो 25 लाख थी, लेकिन एक्चुअली वो खरीदी कितने की थी? 30 लाख रुपए की। यानी कि एक वैन एक्चुअली खरीदी 30 लाख रुपए की, लॉ ने हमें मजबूर किया कि आपने इसको 25 लाख से ऊपर बुक में रिकॉर्ड नहीं करना या ट्रीट नहीं करना। तो अब इस बी को जो भी ट्रीट हुई 25 लाख और सी, ये फार्मूला जब पुट करेंगे तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25 लाख डिवाइडेड बाई 3 मिलियन या 30 लाख, तो या दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि 25 लाख की ट्रीट हुई, 25 लाख जो है वो 30 लाख का कितना है जी? वो 83% है। तो अब आपकी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है वो भी 83% ही होगी। क्यों? कि आपने बेसिकली अपनी कॉस्ट को 17% से रिड्यूस किया या 83% ट्रीट किया। तो आपकी कंसिडरेशन जो है वो भी जितनी रिसीव हुई उससे उतनी ही आपकी जो जितनी आपने कॉस्ट रिड्यूस की उतने परसेंट जो है वो कंसिडरेशन को रिड्यूस कर लेंगे। इसका फायदा क्या होगा यहाँ पर कि डिस्पोजल के ऊपर आपका गेन जो है वो ज्यादा शो नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन ज्यादा होगी, जो आपकी सेल प्राइस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ज्यादा होगी, तो आपका डेफिनेटली गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा होगा। गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा होगा तो आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट जो है वो कम होगा, क्योंकि आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्लियर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के हवाले से, ऐसी व्हीकल जो बिजनेस के अंदर यूज हो रही है लेकिन दैट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर पर्पसेज, आप उसके ऊपर जो है वो किराए के ऊपर नहीं चढ़ाते, यानी कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तो ऊपर तौर पे नहीं चला रहे, बल्कि अपनी बिजनेस यूज में ला रहे हैं। बिजनेस यूज में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यही यूज हो सकता है मेरी नज़र में, तो कि आप पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए, तो उसके ऊपर जो है डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, कॉस्ट कैसे ट्रीट होनी है, फिर उसकी जो डिस्पोजल होगी वो कैसे होगी। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ एक कानून है, कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली चीज हमने पहले बताया जी कि कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में डेप्रिशिएबल एसेट के तौर पे ट्रीट नहीं होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट या बिल्डिंग्स वगैरह ही कंसिडर होती हैं। Where the consideration received on disposal of immovable property exceeds the cost of the property, consideration received यानी कि एक एसेट बेचा, नीचे एग्जाम्पल दिया मैंने 60 लाख रुपए का, exceeds the cost of प्रॉपर्टी और कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपए है, तो फिर हमने करना क्या है? द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने कंसिडरेशन रिसीव कितनी की? 60 लाख रुपए, लेकिन इट इज टू बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली, और वो क्या होगी? 50 लाख रुपए। यानी कि कंसिडरेशन अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट से ज्यादा है तो हम उसको सिर्फ लिमिट करेंगे कॉस्ट तक, जितना कॉस्ट उसकी थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं, कॉस्ट। ठीक जी। इससे क्या होता है जी कि अगर आपकी कॉस्ट जो है उससे ज्यादा आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, प्लॉट की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग की बात हो रही है, तो आपने उसको रिड्यूस कर देना है कॉस्ट के ऊपर, और आपकी एक्स्ट्रा जो आपने कंसिडरेशन रिसीव की है उसका एडवांटेज हो जाएगा, टैक्स एडवांटेज हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की मैंने एग्जांपल्स दे दी है कि वो होती क्या चीज़ हैं। ड्राइवेज होते हैं, कार पार्क्स वगैरह, हमने लास्ट इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। ये लास्ट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का कि समटाइम्स क्या होता है कि आप एसेट्स को जो है डिस्पोज ऑफ नहीं करते, एसेट को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हैं, आउटसाइड पाकिस्तान भिजवाते हैं।
that can be export as a sale, that can be a transfer, कि आपका उधर कोई प्लांट या सॉरी आपका अपना सेटअप है, आपकी कोई ब्रांच है और आप एसेट को उधर मूव कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है, where a depreciable asset that has been used by a person in Pakistan is exported or transferred out of Pakistan, the person shall be treated as having disposed of the asset at the time of export or transfer for a consideration received equal to the cost of the asset. आपने उसकी अगर कॉस्ट कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं की तो उसकी कंसिडरेशन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट हो जाएगी, कि जितने का वो एसेट था और वो कॉस्ट लेस उसकी कैमुलेटेड WDV लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर गेन भी शो होगा। तो जिस डेट को आप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं उस डेट को आप कहेंगे कि ये आपने बेच दिया है, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज डिस्पोजल, और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो है वो फिर कोई गेन या लॉस होता है तो उसको आपने ट्रीट करना है। आई होप आज की क्लास में आपको डेप्रिसिएशन के हवाले से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ये डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन के अंदर फ़र्क होता है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली एक इंजीनियर एस्टीमेट होता है। वो आप बिल्डिंग की अगर एग्जांपल दें तो 15% भी चार्ज कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं। वो आपके आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IAS IFRS के तहत जो भी आपको जिस तरह परमिशन है। लेकिन टैक्सेशन पर्पज़ के लिए आप डेप्रिसिएशन जो है वो क्रॉस द बोर्ड तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर, तमाम व्हीकल्स के ऊपर या दूसरे तमाम जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनके ऊपर थर्ड शेड्यूल के तहत चार्ज करेंगे। और थर्ड शेड्यूल में बिल्डिंग का रेट जो है वो 15% है, कंप्यूटर्स का 30% है, और इसके अलावा व्हीकल्स वगैरह का जो है प्लांट एंड मशीनरी का दैट इज़ 15%। मूव करते हैं जी आज की क्लास को सम अप करने की तरफ। आज के हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला उसको ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट जो है वो हम सेक्शन 23 तो आज हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर इनिशियल अलाउंस, लेकिन फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन और रिमेनिंग टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fi aman Allah.